अच्छा जी, स्टूडेंट्स मीनवाइल जब तक हमें बाकी स्टूडेंट्स जॉइन कर रहे हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो प्रीवियस टॉपिक से या इस टॉपिक से, तो ये जो हमारा टाइम है हम ये यूटिलाइज़ कर लेते हैं। क्योंकि हम अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट लगेंगे, जिसमें हमें बाकी स्टूडेंट्स जॉइन करने लगें। तो तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा-सा बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो जाए। इकरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं बेटे? आपका माइक अनम्यूट हुआ हुआ है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। आई होप कि मेरी आवाज़ अब ठीक आ रही है, इसमें कोई इशू नहीं होगा। जी, हैंड रेज़ करें अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है। कोई भी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट हैंड रेज़ कर ले। ठीक हो गया जी, आवाज़ सही आ रही है। चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। ठीक है बेटे, मुझे पता चल गया है कि मेरी आवाज़ सही आ रही है। फैज़ रसूल, थैंक यू। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स की। ठीक हो गया। तो हाई परफॉर्मेंस सिस्टम की बात कर रहे थे, तो हम क्लस्टर बना के हम क्या कर सकते हैं, अ, एक छोटे-छोटे सिस्टम्स को कंबाइन करके हम एक हाई परफॉर्मिंग क्लस्टर बना सकते हैं, जिसके ज़रिए फिर हम क्या कर सकते हैं, अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, ग्रिड कंप्यूटिंग हमारे पास अगेन एक हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर की एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें हम ज़रा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटर ग्रिड इज़ अ हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर दैट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम दैट स्प्रेड जियोग्राफिकली। जो क्लस्टर होता है उसको हम एक जगह पे रखते हैं। जो ग्रिड कंप्यूटिंग होती है उसमें ख़ास बात या जो थोड़ी सी डिफरेंशिएट करती है उसको, वो ये होती है कि आपके पास डिफरेंट लोकेशंस पर आपके क्या होते हैं, आपके सिस्टम्स पड़े होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि इसमें हाई स्पीड इंटरनेट के ज़रिए ये तमाम सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होते हैं और फिर आपस में ये डेटा को शेयर करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक जॉब आई है, उस जॉब को इनने कैसे परफ़ॉर्म करना है, उसको करने के लिए फिर ये टास्क जो होता है आपके डिवाइड हो जाते हैं और उन टास्क की बेसिस पे फिर आपके पास काम ये एज़ अ क्लस्टर ही करते हैं, लेकिन इसे ग्रिड क्यों कहते हैं? बिकॉज़ दे आर जियोग्राफिकली डिवाइडेड। तो यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल हमारे पास हैं, जैसे सेटी एट होम है, सर्न है, ठीक है। इसमें फिर हमारे पास कुछ ब्रोकर फर्म्स भी आ जाती हैं जो हमारे पास कमर्शियल एक्टिविटीज़ इसमें करती हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ इसमें ये होता है कि उनमें से आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को या आपके पर्सनल सिस्टम को लिया जाता है। और कहा जाता है कि जब आपका पर्सनल सिस्टम आपका इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इन उस टाइम पर आप क्या करें, वो कंप्यूटिंग के लिए हमें दे दें, हम आपके रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल करें और अ,
हमें दे दें और आप अपने हम आपके सिस्टम की हम प्रोसेसिंग को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम आपको उसके पैसे देंगे। तो ये कमर्शियल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर ये चीज़ बात करें। लेकिन जब हम अपने सिस्टम्स को पर्सनल कंप्यूटर्स को या हम अपने पर्सनल कंप्यूटर्स को या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एक कॉमन कंसर्न ये आ जाता है कि हमारे जो है सिक्योरिटी का इशू एक बहुत बड़ा आ जाता है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, फिर हमारे पास डिज़ाइन फॉर यूज़ है, ठीक है कि हम इस्तेमाल के लिए हम परफॉर्मेंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन शुड बी डिज़ाइन एज सच। यहाँ पर हमें कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं कि हमारे पास जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते होते हैं तो उसमें परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होनी चाहिए, ठीक है। नो दैट द सिस्टम विल बी यूज फॉर, हमें ये पता होना चाहिए सिस्टम किस लिए यूज़ होगा। अ लार्ज डेटा वेयर हाउस नीड्स डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स डिज़ाइन देन एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग और अ वेब सिस्टम। इंटरेक्टिव सिस्टम्स आर डिफरेंट देन बैच ओरिएंटेड सिस्टम। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सिस्टम किस लिए डिज़ाइन हुआ है, उसका मकसद क्या है। इवन हमारे पास डेटा वेयर हाउस जो है, जिसमें हमें सिर्फ डेटा को डंप करना होता है, फिर उसमें एनालिसिस करनी होती है, जैसे हमने एंटरप्राइज सिस्टम में पढ़ा था, वो डिफरेंट है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से। सिमिलरली हमारे पास जो हमें सिस्टम सर्विसेज देते हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, बैच ओरिएंटेड जो रिपीटेड टास्क करते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि हमारे पास जैसे ही पॉसिबल हो हमें लोड को स्प्रेड कर देना चाहिए ओवर डिफरेंट अवेलेबल टाइम। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें हमारे माइंड में बड़ी क्लियर होनी चाहिए, हमारी एप्लीकेशंस कुछ ऐसा डिज़ाइन होनी चाहिए। ठीक हो गया? In some cases, the product must be used for certain systems, real-time operating system, in-memory, specifically designed file system. अगर हम परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ केसेस में इस तरह भी हम अपने सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें हमारे पास रियल टाइम सिस्टम हो। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात की जा रही है। अगर हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर हमें डेटाबेस से बड़ा क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, इन मेमोरी डेटाबेसेस आ सकता है। हमारे पास स्पेशली डिज़ाइन फाइल सिस्टम भी हो सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो हम फाइल सिस्टम जनरली यूज़ करते हैं, एक जर्नल पर्पस फाइल सिस्टम होता है, लेकिन कुछ हमारे पास एप्लीकेशंस के लिए फाइल सिस्टम इट नीड्स टू बी वेरी एफिशिएंट। फॉर एग्जांपल डिफेंस की अगर हम बात करें या हार्डवेयर सिस्टम्स की बात करें, तो वहाँ पर हमारे पास फाइल सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें क्विक रिस्पॉन्स दें। ठीक है, यूज स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स दैट आर प्रूवन इन प्रैक्टिस। हम फर्दर भी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं अगर हम वो डिज़ाइंस हम इस्तेमाल करें, इम्प्लीमेंटेशन प्लान इस्तेमाल करें जो ऑलरेडी इस्तेमाल किए जा चुके हैं और लोगों को उसका अंदाज़ा है कि उसमें क्या खामियां हैं, क्या से कहाँ पर वो इस्तेमाल होगा। और अगर हम ऑल टुगेदर एक नया सिस्टम लेके आते हैं, एक नया इम्प्लीमेंटेशन प्लान लेके आते हैं, तो उसमें देयर आर चांसेस कि उसमें बहुत सारे ऐसे बग्स हों या इसमें ऐसे फ्लॉज हों जो हमारी नज़र से भी नहीं गुजरे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या करना चाहिए, जो ऑलरेडी इस्तेमाल हुए हैं उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें हमें वेंडर से रिकमेंडेशन लेनी चाहिए। वेंडर्स हमें वो कंपोनेंट्स के बारे में बता सकते हैं, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मूव रियरली यूज डाटा फ्रॉम मेन सिस्टम टू अदर सिस्टम। ठीक है, आपका जो डाटा है जो कभी कभार इस्तेमाल होता है उसको आप मूव कर दें दूसरे सिस्टम्स में, क्योंकि जो आपके पास इनफ्रीक्वेंटली यूज डाटा है वो जब आपके सिस्टम में पड़ा रहेगा तो वो आपके पास बाकी सिस्टम को भी ओवरलोड कर देता है। तो जो वो डाटा जो आपने कभी कभार इस्तेमाल करना है वो दूसरे सिस्टम में होगा, तो वो लोडिंग वगैरह में आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा, यानी इन शॉर्ट आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। लास्ट में हम कहते हैं कैपेसिटी मैनेजमेंट। कैपेसिटी अगर आपके पास कितनी आपकी जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कुवत है कि वो आपके पास जो लोड है बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो कैपेसिटी मैनेजमेंट गारंटीज हाई परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम इन द लॉन्ग रन। अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेसिटी है तो वो क्या करती है, वो गारंटी करती है कि वो लॉन्ग टर्म तक आपके सिस्टम को इम्प्रूव करेगी। टू इंश्योर द परफॉर्मेंस स्टे विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट, परफॉर्मेंस मस्ट बी मॉनिटर। एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर मतलब देखना चाहते हैं तो कभी भी अपने सिस्टम्स को ओवरलोड ना करें। ओवरलोड मतलब है कि आपका जो कैपेसिटी है वो इतनी होनी चाहिए जितने आप सर्विसेज दें, ठीक है। अगर आपकी सर्विसेज ज़्यादा डिमांड करती है तो यू नीड टू इंक्रीज योर, आपने स्केलेबिलिटी करनी है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। लेकिन अगर आप कम रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा सर्विसेज हासिल करने चाहेंगे तो उधर आपके पास परफॉर्मेंस में आपके पास आपके पास एक रिस्क आ जाता है जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरह डिग्रेड करेगी। हो सकता है पूरा का पूरा सिस्टम भी कोलैप्स कर जाए।
फर्दर मोर आपने अपने ट्रेंड एनालिसिस से प्रिडिक्ट करना है कि आपके पास किन किन पॉइंट्स पर आपके पास आपके सिस्टम पर लोड ज़्यादा आता है और उस किस किस्म का लोड आता है। सो उसके मुताबिक, उन ट्रेंड्स के मुताबिक, उन पैटर्न्स के मुताबिक आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, ठीक है। अगेन फर्दर आपने अगेन मार्केट में जो चेंजेस आ रही हैं उसके मुताबिक भी आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हमारी ये जो स्लाइड्स हैं ये ख़त्म हुई हैं। तो थोड़ा सा आपकी क्लास पार्टिसिपेशन कर लें और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर, नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि बाकी क्लासेस में वो नेक्स्ट स्लाइड की स्टार्ट करनी है। मैं आपके साथ स्क्रीन थोड़ी सी शेयर करता हूँ ताकि आपकी स्कोरिंग साथ साथ होती रहे। अच्छा, तो हम बात करते हैं जी फैज़ रसूल से। फैज़ बेटे हाथ खड़ा करें। फैज़ बेटे आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा फैज़, मुझे ये बताएं कोई से दो मेथड बताएं जिससे आप अपनी सिस्टम की इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। कोई से दो मेथड बताएं। भाई तुमने हाथ नीचे कर लिया, हाथ खड़ा करो बेटे। कोई से दो मेथड्स बताएं जिसके ज़रिए आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी फैज़। सर नहीं पता। माशाल्लाह। अच्छा जी, इंज़माम बेटे आप बताएं। कोई से भी दो मेथड जिसके ज़रिए आप अपने परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस को यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। इंज़माम, इंज़माम। सर लोड बैलेंसिंग और हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर्स के थ्रू हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बड़ा सिंपल सा था। हम लोड बैलेंसिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं, हम हाई परफॉर्मेंस क्लस्टरिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो अच्छा जी, फिर आगे जी जवेरिया। जवेरिया बेटे हैंड रेस करें। अच्छा बेटे, लोड बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है, जल्दी से बता दें। सर लोड बैलेंसिंग होता है कि एक सर्वर जो है उस पर हम कितना लोड डाले हैं। इसको मज़ीद थोड़ा सा बेहतर करें तो मैं आपको मार्क्स दे देता हूँ। अच्छा जी, लोड बैलेंसिंग बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हमारे पास अगर मल्टीपल सर्वर्स हों, ठीक है, और मल्टीपल सर्वर सारे के सारे एक तरह के ही काम करते हो, तो उनके दरमियान में डेटा को या लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने को हम लोड बैलेंसिंग करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंडेटरी कंडीशन ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए बेटे, हमारे पास सेम तरीके का लोड यानी काम करने वाले सर्वर्स होने चाहिए। ठीक हो गया। तो इसमें मैंने आपको 0.5 मार्क्स दिए, आपकी डेफिनेशन पूरी मुकम्मल नहीं थी। एक और स्टूडेंट से क्वेश्चन करता हूँ, फिर हम जी वो कर देते हैं। शहजाद जावेद बेटे हाथ खड़ा करें। शिराज जावेद। अच्छा जी, शिराज आप हमें ये बताएं कि हमारे पास जो ग्रिड कंप्यूटिंग होती है इसका क्या मतलब होता है और ये कैसे परफॉर्मेंस को इन्हांस करेगा। ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रिड। अच्छा जी, एनीवन एल्स, किसी को क्वेश्चन का आंसर पता हो, वॉलंटियर कोई। अच्छा जी, शुएब ने हाथ खड़ा किए जी, शुएब बताएं। जी शुएब, शुएब आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। शुएब आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। एनीवन एल्स। जानजेब आप बताएं जी।
सर ग्रिड कंप्यूटिंग में हमारे पास ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस होते हैं, पर वो ये जियोग्राफिकली मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे पड़े होते हैं और इनको किसी बैंडविड्थ मतलब किसी वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। इसकी मेन प्रॉब्लम ही बीच में ये बैंडविड्थ आ जाती है, मतलब बोटलनेक जिसे हम कहते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वेरी गुड कंप्यूटिंग से। चलिए ठीक हो गया, ठीक है। तो बेटे ये आपकी क्लास पार्टिसिपेशन हो गई। अब हम ज़रा जाते हैं अपनी मेन स्लाइड पर और हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हैं लेक्चर में, तो हम ज़रा देख लेते हैं हम उसमें हमें क्या करना है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ये जो है इट इज़ अबाउट द थर्ड नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट। और थर्ड नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट हमारे पास है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो है आपको याद होगा, हमने जब वो एक आईटी बिल्डिंग ब्लॉक का हमने पढ़ा था, एक डायग्राम हमने स्टडी किया था, तो उसमें हमने कहा था कि जी हमारे पास हमारे पास क्या हैं बिल्डिंग ब्लॉक में तीन हमारे पास क्या हैं नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट। पहला अवेलेबिलिटी आ जाता है, दूसरा आपके पास क्या आ जाता है परफॉर्मेंस, एंड थर्ड वन इज सिक्योरिटी। आपको ये आता होगा स्लाइड्स में सिक्योरिटी। जैसे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला हिस्सा आपके लिए सर समझना आसान भी होगा। ये समझना इसलिए आसान होगा क्योंकि ऑलरेडी आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक कोर्स पढ़ के आए हुए हैं और हमने इवन एंटरप्राइज सिस्टम में भी सिक्योरिटी को डिस्कस किया था, तो ये चीज़ आपके लिए समझना आसान होगा। तो हमारे पास जब सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो वो तीन चीज़ों पर फोकस करती है, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। तो हमने जब इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिक्योरिटी को देखते हैं तो उसमें हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि हमें जो सिक्योरिटी अटैक हम पे हुआ है उसको हमने रिकॉग्नाइज़ करना और फिर उसके मुताबिक हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस के कुछ मेथड्स डालने कि जो अटैक हो रहा है उसको हमने रिकॉग्नाइज़ कर लिया और रिकॉग्नाइज़ करने के बाद हम उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, यानी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कहीं ख़राब ना कर दे। अवेलेबिलिटी जो है हमारे पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने अवेलेबिलिटी को पहले भी डिस्कस किया और एज अ पूरा फुल चैप्टर हमने डिस्कस किया, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम अवेलेबल हो तो उसकी अपनी मीनिंग है, ठीक है। हम सिक्योरिटी अवेलेबिलिटी में अवेलेबिलिटी ऑफ उसी कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबिलिटी का जिक्र करते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं कंप्यूटर क्राइम्स में, और कंप्यूटर क्राइम्स में हम बात करते हैं कंप्यूटर क्राइम में हम या साइबर क्राइम या आईटी क्राइम्स की बात करते हैं, तो उसमें ये यहाँ पर हमारे सामने एक लिस्ट गिवन है जो हमें बताती है कि हमारे पास किस किस किस्म के कंप्यूटर क्राइम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पर्सनल एक्सपोजर हो सकता है, यानी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सपोज हुई हुई है, आपकी जो आपकी पर्सन एज अ पर्सन आप पे अटैक किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा किया गया है, आपकी इमेज को ख़राब किया गया है। ये अटैक किसी फाइनेंशियल गेन की वजह से भी हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स मूव हुए हों। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स। फिर टेररिज्म के लिए यूज़ हो सकता है ये। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ एक दूसरे पे साइबर अटैक्स करती हैं, ठीक है, ताकि एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकें। जैसे अमेरिका में तमाम का तमाम जो आपका पावर सेटअप है इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। उनका अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पूरा का पूरा आपके इलेक्ट्रिक सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो अगर आपका वो सेटअप डाउन हो जाए तो पूरा का पूरा आपका जो इलाके हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, पावर से महरूम हो जाएंगे। सो मुख्तलिफ एज अ वॉरफेयर भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट आती है। रिस्क का मतलब होता है जी खतरात, ठीक है। तो सिक्योरिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने उन खतरात को समझना है और प्रिडिक्ट करना है कि हमारे सिस्टम में ये हमारे पास थ्रेट्स हैं, ठीक हो गया। और उनको मैनेज करने का मतलब क्या है कि उनके लिए रिक्वायर्ड जो रेजिस्टेंस है वो करनी, और किन चीज़ों को किस प्रायोरिटी में हमने मैनेज करना है उसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम ज़रा आगे डिटेल में देखते हैं। मैनेजिंग सिक्योरिटी इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग द रिस्क। अगर आप सिक्योरिटी की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली जितने भी आपके पास सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खतरात हैं उनको अगर आपने मैनेज कर लिया तो आपने पूरी सिक्योरिटी मैनेज कर ली, ठीक है। हमारे पास जो सिक्योरिटी है
अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल सिक्योरिटी रहेगी। हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जी हमने एक्सेप्ट करना है कि एक जो हमारे पास चीज़ है वो एक रिस्क है या नहीं। फिर हमने उसे असेस करना है कि वो किस लेवल पर है, यानी वो अगर मैंने एक रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसका क्या लेवल है, यानी वो हमारे लिए कितना ख़तरनाक है। फिर मैं उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या स्टेप्स लूँगा, और मैंने जब वो स्टेप्स ले लिए हैं तो मैं किस लेवल तक उसको मेंटेन करूँगा, यानी वो बरकरार रखूँगा कि ये मेरी सिक्योरिटी रहे। ठीक है जी। फिर हमारे पास रिस्क लिस्ट आ जाती है। रिस्क लिस्ट जो है बड़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे पास जब हम हमने ये असेस करना होता है कि हमारे पास, पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है ना कि हमारे पास क्या कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हम रिस्क को देखते हैं। अभी हम स्टेप्स पढ़ेंगे। लेकिन रिस्क लिस्ट आपको ये बताती है कि आपको एक नंबर देती है, क्वांटिफाई करती है, यानी आपको एक स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ नंबर पता चल जाता है कि जी कौन से एसेट्स ज़्यादा डेंजर में हैं, या वो कौन सी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के आईटी सेटअप के एसेट्स हैं जिनको मैंने हाई प्रायोरिटी पर उसको मैंने बचाना है। तो यहाँ पर जैसे बात की जा रही है रिस्क हमने कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जी एसेट का नाम क्या है जिसको हम देखना चाह रहे हैं। फिर हम उस एसेट में जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसमें वर्नेबिलिटीज़ क्या हैं। वर्नेबिलिटीज़ का मतलब है उसमें क्या-क्या वीकनेसेस हैं जो हमने देखनी है, हमें पता होनी चाहिए। फिर थर्ड चीज़ जो है एक्सप्लॉइट, की तमाम टर्म्स आप लोग ऑलरेडी अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में देख के आ चुके हैं, इनकी मीनिंग भी आपको पता है। लेकिन एक्सप्लॉइट वो तरीका कार होता है जिसके ज़रिए किसी भी वर्नेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए अटैक किया जाता है। तो आपको एक्सप्लॉइट का पता होना चाहिए। फिर प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इज़ द लाइक्लीहुड कि वो अटैक कितनी उसके चांसेस हैं उस अटैक के होने के लिए। और फिर फाइनली इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट आपको ये बताता है कि आपके पास कि जब अगर लेट्स से अटैक हो जाएगा तो उसका फिर फाइनली क्या डैमेज होगा, ठीक है? उसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, हमारे डाटा पे क्या हमारा नुकसान होगा, उसको हम क्या कहते हैं इम्पैक्ट। अच्छा, यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं ज़रा स्लाइड्स आपके साथ थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़रा एक चीज़ करते हैं। अच्छा, बेटे एक मिनट में ज़रा मैं आपके साथ एक थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ लेवल्स गिवन हैं। वो लेवल्स हम ज़रा देख लेते हैं, फिर हम आगे ज़रा जाके इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के हमने लेवल्स बनाए होते हैं ताकि हम नंबर्स दे सकें। हमारे पास जो लेवल नंबर 1 होता है, इसमें ये होता है कि प्रोबेबिलिटी का, यानी ये वाला जो अटैक है ना, इसके ना होने वाले चांसेस हैं। फिर नंबर 2 क्या है? सेल्डम। सेल्डम का मतलब है कभी-कभार ये अटैक हो सकता है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी है। फिर लेवल नंबर 3 है ओकेजनल, यानी कभी-कभार थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लाइकली का मतलब है कि बिल्कुल होने वाला है, और फ्रीक्वेंट का मतलब है कि वो रिपीटेडली हम पर अटैक हो रहा है। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी के आपने लेवल्स बनाए हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने ये बात की थी कि जब हमें पता होगा रिस्क को हम क्वांटिफाई कर सकेंगे, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हम डिफाइन कर लेंगे, तब हमारे पास रिस्क कैलकुलेट होकर हम फिर मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकेंगे। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। सिमिलरली इम्पैक्ट को भी हमने क्वांटिफाई किया है। इम्पैक्ट को हमने किस तरह क्वांटिफाई किया है? पहला जो लेवल है नेग्लिजिबल, यानी उसका जो असर है वो ना होने के बराबर है। फिर आपके पास आ जाता है मॉडरेट, उसका असर थोड़ा बहुत होगा, माइनर होगा, ठीक होगा। फिर क्रिटिकल, यानी उसका जो असर है उस एक्सप्लॉइट का वो मेजर है, ठीक हो गया, यानी काफ़ी आप पे अफेक्ट होगा। फिर फाइनली कैस्ट्रॉफिक है। कैस्ट्रॉफिक जो होता है वो तबाह कर देने वाला होता है, यानी अगर ये अटैक आपके सिस्टम पर या इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो गया, दिस मीन्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो बैडली डैमेज हो गया, और कैटास्ट्रॉफिक में हम ये भी कह सकते हैं कि इरिकवरेबल आपका डैमेज होगा। तो यहाँ पर हमने अब क्या किया, हमने यहाँ पर लेवल्स असाइन कर दिया। और लेवल्स असाइन करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ? लेवल असाइन करने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि नाउ वी कैन क्वांटिफाई व्हाट, वी कैन क्वांटिफाई द रिस्क। अभी आगे चल के ज़रा देखते हैं कि हमारे पास क्या, कैसे हम इसे करते हैं। अच्छा, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट भी है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्क कॉन्सेप्ट। रिस्क कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर मैं प्रोबेबिलिटी को और
मैं इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो आउटपुट आता है दैट इज़ रिस्क, ठीक है। यानी हम दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आउटपुट क्या आता है, रिस्क आता है। अच्छा, मैं अभी आपके साथ यही चीज़ अभी शेयर करता हूँ, यहाँ पर ये फार्मूला भी गिवन है, लेकिन नाउ अगेन वी आर गोइंग बैक टू द स्लाइड्स। उस स्लाइड में चीज़ मिसिंग थी, मैं आपके साथ शेयर कर ली। हम वापस आ गए जी, यहाँ पर हम रिस्क लिस्ट की बात करते थे, तो ये हमें समझ आ गया। अब यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एसेट है लैपटॉप, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया नेम ऑफ द एसेट। इसमें वर्नेबिलिटी क्या है? वर्नेबिलिटी ये है कि लैपटॉप चोरी हो सकता है। इसमें एक्सप्लॉइट क्या है? सेंसिटिव डेटा ऑन द हार्ड डिस्क इज एक्सपोज। आप कहेंगे जी मेरा हार्ड डिस्क तो मैंने इसमें क्या लगाया हुआ है, उसमें पासवर्ड लगाया हुआ है, तो एक्सपोज कैसे? बेटे अगर आप अपने लैपटॉप से हार्ड डिस्क निकाल के दूसरे सिस्टम में लगा देंगे तो वो दूसरे सिस्टम की सेकेंडरी बन जाएगा, और जो आपने पासवर्ड लगाया था वो अपने सिस्टम पे लगाया था, अपने हार्ड डिस्क पे नहीं लगाया था, तो योर डेटा इज इजीली एक्सेसिबल बाय एनीवेयर। जी ये फैज़ आपने हाथ खड़ा किए थे जी। सर आपकी आवाज बिल्कुल लो आ रही है सर, बिल्कुल कम आ रही है, आ ही नहीं रही। अच्छा अब बेहतर है? हेलो जी। मलिक कमार आप बताएं, मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है? मलिक कमार तो मेरे ख्याल से हमारी बात भी नहीं सुन रहे। अच्छा जी, जी फैज़ आप ही बताएं, अभी भी नहीं आ रही है मेरी सर आवाज़? अब क्लियर आ रही है, अब सर आ रही है, सही आ रही है, क्लियर आ रही है। ये अब मुझे नहीं पता ये क्या इशू है, ये आज हो रहा है। चलिए इसका मैं कोई ना कोई बेटे इसका सोल्यूशन निकालता हूँ। अच्छा चलें ठीक हो गया। चलें हम चलते हैं, आगे चलते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि लेट्स से अगर मैं कहूँ कि जी मेरा लैपटॉप सिक्योर है, इसमें ये इशू नहीं आ सकता, तो बेटे मैंने जैसे आपको बताया ना कि आपका हार्ड डिस्क जो है वो अगर आप दूसरे किसी सिस्टम में लगा देंगे तो उसका सेकेंडरी बन जाएगा, और सेकेंडरी बनने का ये नुकसान होगा कि आपका डेटा सारा एक्सपोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 है। और इसका इम्पैक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल आपकी नज़र में ये 3 है, तो यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट। आपको एक एक्सपर्ट होना चाहिए ये दोनों चीज़ें करने के लिए। जब आप 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिस्क फैक्टर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये क्लियर हो गया। सिमिलरली प्रिंटर के अपने होंगे, वर्क स्टेशन के अपने होंगे, सैन के अपने होंगे। तो आप क्या करेंगे? इनको रिस्क निकालेंगे। तो जब आपके पास एक नंबर, एक क्वांटिफाई यानी नंबर आ जाएगा, यू कैन क्वांटिफाई इट, देन यू कैन ईज़िली कैटेगराइज़ कि जी कौन-सी चीज़ जो है या कौन-सा एसेट जो है उसकी टॉप प्रायोरिटी पे मैंने उसकी सिक्योरिटी की बात करनी है। ठीक हो गया? और इसी से फिर हम आगे जाते हैं रिस्क रिस्पॉन्स पे। हमारे पास 4 किस्म के रिस्क रिस्पॉन्स होते हैं। एक तो हमारे पास एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्क, यानी मुझे पहले तो ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि वाक़ई जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो रिस्क है। दूसरा, मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ रिस्क को, यानी अ, मैं वो काम ना करूँ जिसके मेरा रिस्क बढ़ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे लैपटॉप के चोरी होने का ख़तरा है, तो उस इन दैट केस मैं क्या करूँ, अपने लैपटॉप्स को कहीं सिक्योर जगह पे रखूँ, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखूँ। ठीक हो गया? ठीक हो गया जी। फिर आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क का मतलब ये होता है कि आप अपने कुछ रिसोर्सेज़ को क्या कर लें, इंश्योर करवा लें। इंश्योर कराने का ये मतलब होता है कि जैसे आपकी गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है, आपके घरों की इंश्योरेंस होती है, आपकी अपनी भी इंश्योरेंस होती है। इन केस ऑफ एनी डैमेज और एनी लॉस, देन दैट पार्टी, दैट इंश्योरेंस कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो उस जो डैमेज है या लॉस है उसको रिकवर करे। ठीक हो गया? तो वन ऑफ द वे कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को भी, आप अपने सेटअप को भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इंश्योर कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास मिटिगेशन मिटिगेशन ऑफ द रिस्क एंड एक्सेप्टिंग द रेसिडुअल रिस्क। अच्छा, मिटिगेट का मतलब ये होता है कि जो आपके पास एक नुकसान हो चुका है, ठीक है? एक रिस्क की वजह से आपका नुकसान हो चुका है, तो आपके पास जो अभी भी बचा-कुचा जो रिसोर्सेज़ रह गए हैं, उसमें भी आपके पास फर्दर कोई रिस्क हो सकता है। तो ये आपके पास रिस्क रिस्पॉन्स होता है, जिसकी बेस पर आपने रिस्पॉन्स करना होता है कि कैसे आप अपने एक सिक्योरिटी में आप सिचुएशन में आ गए हैं, तो उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। अच्छा जी, हम ज़रा क्विकली देख लेते हैं एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं। एक्सप्लॉइट्स बेसिकली आपके पास ये होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए आपका सिस्टम जो होता है, अ, आपका सिस्टम जो होता है उसमें सिक्योरिटी के फ्लॉज़ आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। की लॉगर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपका की स्ट्रोक्स को क्या करते होते हैं, मॉनिटर करते होते हैं, आपकी किसी फाइल में आपके तमाम की स्ट्रोक्स को सेव करते होते हैं, और देन वो दे कैन सेंड टू एनी पर्सन और ईमेल कर सकते हैं। फिर नेटवर्क स्निफर्स होते हैं। नेटवर्क स्निफर्स आपके पास ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, ऐसे टूल्स होते हैं जो आपकी नेटवर्क पे आपका जब डेटा जाता होता है, उस डेटा के अंदर क्या है, यानी कंटेंट तो नहीं देख सकते, लेकिन किससे बात की, कितनी दफ़ा बात की, क्या सीक्वेंस नंबर चल रहा है, वो देख सकते हैं। आपके पास डेटा जब आप बैकअप लेते हैं तो आपका मोस्टली डेटा बैकअप सेंटर्स जो होते हैं वो किसी और लोकेशंस पे होते हैं, तो वो आपके पास एक्सपोज हो सकते हैं। आप अपने सिस्टम्स को जब डिस्पोज करते हैं, आप अपने डिस्क को जब रिमूव करते हैं, तो हो सकता है कि उन सिस्टम्स या डिस्क में कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो। फिर आपके पास आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपके सिस्टम को नुकसान या आपके सेटअप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जो आपके पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं, वो आपके पास आपका डेटा या इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकती हैं, जिसे आप मैलिशियस वेबसाइट्स भी कहते हैं। ठीक हो गया बेटे? हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हम CIA से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक्सप्लॉइट्स तक हमने पढ़ लिया, तो अब हमारा बाकी क्लासेस से डिफरेंस थोड़ा-सा कम रह गई है, तो होपफुली वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, वरना हम अपने आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ये आवाज़ का जो इशू है बेटे, मैं देखता हूँ ये कहाँ से आ रहा है, इसको हम देखते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।